नमस्ते दोस्तों और हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न केवल आपके करियर के लिए बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बेहतरीन बिजनेस स्कूलों में ऐसा क्या सिखाया जाता है जो वहां से निकले छात्रों को रातों रात सफल बना देता है? क्या मैनेजमेंट और लीडरशिप के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर कोई भी इंसान अपने व्यवसाय या नौकरी में शीर्ष पर पहुंच सकता है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। आज हम एलन आर कोहेन द्वारा संपादित बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली किताब द पोर्टेबल एमबीए इन मैनेजमेंट के पन्नों से गुजरेंगे। यह किताब सिर्फ एक मामूली किताब नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक पूरा का पूरा बिजनेस स्कूल है जो आपको घर बैठे मैनेजमेंट की हर वो बारीकी सिखाता है जो एक सफल लीडर बनने के लिए जरूरी है। दोस्तों, जब हम मैनेजमेंट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर फाइलों, लंबी मीटिंग्स और एक सख्त बॉस की छवि बनती है जो सिर्फ आदेश देना जानता है। लेकिन आधुनिक दौर में मैनेजमेंट का मतलब पूरी तरह से बदल चुका है। अब यह सिर्फ लोगों को आदेश देने या उन पर हुक्म चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह लीडरशिप, एक स्पष्ट विजन और अपनी टीम को साथ लेकर चलने के बारे में है। इस किताब का पहला हिस्सा हमें ठीक यही बताता है कि लीडरशिप और व्यक्तिगत व्यवहार का आज के समय में क्या महत्व है। एलन कोहेन हमें बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हैं कि आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। चाहे वह इंटरनेट की क्रांति हो, .com का बबल हो या फिर वैश्विक स्तर पर होने वाले अनपेक्षित बदलाव, एक लीडर को हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। पुराने जमाने के मैनेजर जो सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर आदेश देते थे, अब उनका समय पूरी तरह से जा चुका है। आज की कंपनियों को ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम करें, जो संकट के समय घबराएं नहीं बल्कि अपनी टीम का हौसला बढ़ाएं। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण शब्द जो सामने आता है वह है विजन यानी दूरदृष्टि। किताब के दूसरे अध्याय में पीटर वेल और एलन कोहेन ने विजनरी लीडरशिप पर बहुत गहराई से चर्चा की है। दोस्तों, विजन सिर्फ कंपनी की दीवार पर टंगा हुआ एक फैंसी मिशन स्टेटमेंट नहीं है। यह एक ऐसी गहरी सोच और विश्वास है जो पूरी टीम को एक दिशा में बांध कर रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं जबकि कुछ वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण विजन ही होता है। एक सच्चा लीडर वह होता है जो न सिर्फ भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर देख सकता है, बल्कि उस तस्वीर को अपनी टीम की आंखों में भी उतार सकता है। अगर आपकी टीम को यही नहीं पता कि वो किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं और उनके काम का असली मकसद क्या है, तो वो कभी भी अपनी पूरी लगन और क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक लीडर के रूप में आपका सबसे पहला काम एक स्पष्ट, सरल और प्रेरणादायक विजन बनाना है जो हर कर्मचारी के दिल को छू सके। अब जब विजन बन गया तो बारी आती है उस टीम की जो इस विजन को हकीकत में बदलेगी। डेविड ब्रैडफोर्ड ने किताब के तीसरे अध्याय में एक टीम की चुनौतियों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम कोई इंसान अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए एक मजबूत और समर्पित टीम की जरूरत होती है। लेकिन क्या कुछ लोगों को एक साथ एक कमरे में खड़ा कर देने से या उन्हें एक प्रोजेक्ट दे देने से वो टीम बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं।
एक आम समूह और एक असली टीम में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक टीम वह होती है जहां हर सदस्य की जिम्मेदारी साझा होती है, जहां लोग एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं। पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ऑथर ने टीम के अंदर होने वाले मनमुटाव, टकराव और राजनीति पर भी खुलकर बात की है। किताब में डेटामाइन नाम की एक कंपनी का बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, जहां एरिक ग्रिफिन नाम का मैनेजर अपनी टीम के सदस्यों जैसे जेनेट और जो के बीच होने वाले टकराव से परेशान है। एरिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी टीम को एक साथ कैसे लाए। दोस्तों, जहां चार बर्तन होते हैं वहां आवाज तो होती ही है। टीम में भी ऐसा ही होता है। हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है और काम करने का तरीका अलग होता है। स्टीफन फिंक ने अध्याय 4 में व्यक्तिगत व्यवहार के प्रबंधन पर जो विचार रखे हैं, वे हर मैनेजर के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। आपको यह समझना होगा कि आपके कर्मचारी कोई मशीन नहीं हैं जिन्हें आप जब चाहें चालू या बंद कर सकें। उनकी अपनी भावनाएं हैं, जरूरतें हैं और तनाव के अपने अपने कारण हैं। किताब में लूसी और रूथ का उदाहरण दिया गया है। लूसी एक ऐसी कर्मचारी है जो हमेशा काम में डूबी रहती है, जबकि रूथ एक सिंगल मदर है जो अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एक अच्छे मैनेजर को एक मनोवैज्ञानिक की तरह भी सोचना पड़ता है। आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा कर्मचारी किस बात से प्रेरित होता है और उसकी व्यक्तिगत चुनौतियां क्या हैं। किसी को पैसे से प्रेरणा मिलती है तो किसी को सम्मान से और किसी को अपने काम में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी टीम के सदस्यों को अंदर से समझ लेते हैं तो आप उनसे बेहतरीन काम निकाल सकते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं एक ऐसे विषय पर जिससे अक्सर लोग कतराते हैं या जिसे बुरा मानते हैं, पावर, पॉलिटिक्स और प्रभाव। एनी डोनेलन ने अध्याय 5 में बहुत ही बेबाकी से इस विषय पर लिखा है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि ऑफिस में पॉलिटिक्स करना बहुत बुरी बात है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि बिना पावर और प्रभाव के आप किसी भी संगठन में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। पावर कोई गंदी या बुरी चीज नहीं है, यह सिर्फ एक टूल है, एक हथियार है। निर्भर इस बात पर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं तो वह यकीनन गलत है। लेकिन अगर आप अपनी शक्ति का उपयोग कंपनी के भले के लिए, अपनी टीम की भलाई के लिए और सही फैसलों को लागू करवाने के लिए करते हैं तो वही पावर एक बहुत बड़ा वरदान बन जाती है। किताब में जूलिया डॉबिन्स और एपेक्स कंपनी का उदाहरण दिया गया है जो यह दर्शाता है कि कैसे संगठन के भीतर अलग अलग विभागों के बीच सत्ता का खेल चलता है। आपको यह सीखना ही होगा कि दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे अपना नेटवर्क मजबूत किया जाए और कैसे बिना किसी औपचारिक अथॉरिटी के भी लोगों से अपना काम करवाया जाए। इसके बाद बारी आती है रणनीतिक बातचीत यानी नेगोशिएशन की, जिस पर रॉय लेविकी ने 6ठे अध्याय में प्रकाश डाला है। उन्होंने हमें बताया है कि जीवन का हर पल एक तरह का नेगोशिएशन ही है। चाहे आप अपने बॉस से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हों, किसी क्लाइंट से डील फाइनल कर रहे हों या अपने सहकर्मियों के साथ किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा तय कर रहे हों,
आपको नेगोशिएशन स्किल्स की हमेशा जरूरत पड़ेगी ही। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन का मतलब है सामने वाले को हराना और अपना फायदा देखना। लेकिन आधुनिक मैनेजमेंट के सिद्धांत कहते हैं कि सबसे अच्छी डील वह होती है जिसमें दोनों पक्षों की जीत हो, जिसे हम विन विन सिचुएशन कहते हैं। इसके लिए आपको सामने वाले की जरूरतों को गहराई से समझना होगा, उसकी चिंताओं को ध्यान से सुनना होगा और एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना होगा जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। किताब में बैठना यानी बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि बातचीत की टेबल पर जाने से पहले ही आपको यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अगर किसी कारणवश यह डील नहीं हुई तो आपके पास दूसरा सबसे अच्छा विकल्प क्या है। जब आपके पास एक मजबूत बैठना होता है तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है और आप किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई गलत या नुकसानदेह फैसला नहीं लेते। अब हम रुख करते हैं आपके अपने करियर की तरफ। अध्याय 7 में डगलस हॉल ने करियर बनाने के नए और आधुनिक तरीकों पर बात की है। दोस्तों, वो जमाना अब पूरी तरह से जा चुका है जब कोई इंसान एक ही कंपनी में 20 या 30 साल काम करके वहीं से रिटायर होता था। आज का दौर तेजी से हो रहे बदलाव का दौर है। आज आपका करियर किसी भी कंपनी या बॉस के हाथ में नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है। आपको खुद अपनी राह चुननी होगी, नई नई चीजें सीखनी होंगी और खुद को समय के साथ लगातार अपडेट रखना होगा। इसे किताब में प्रोटियन करियर कहा गया है, यानी एक ऐसा करियर जो व्यक्ति खुद चलाता है और अपने मूल्यों के अनुसार ढालता है, न कि उसकी संस्था। यहाँ एलिसन फ्रैंक की कहानी का जिक्र आता है, जिसने एक अच्छे बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करने के बाद भी अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि आप अपने अंदर कौन सी नई स्किल जोड़ सकते हैं जिससे मार्केट में आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहे। अब हम किताब के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम संगठन के व्यापक स्तर पर होने वाली प्रक्रियाओं को समझेंगे। डन्ना ग्रीनबर्ग ने 8वें अध्याय में ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन यानी संगठन की संरचना पर बहुत ही ज्ञानवर्धक बात की है। एक कंपनी का ढांचा आखिर कैसा होना चाहिए? क्या सब कुछ एक ही बॉस के हाथ में केंद्रित होना चाहिए या अलग अलग विभागों को अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिलनी चाहिए? जैसे जैसे कोई कंपनी बड़ी होती है, उसका ढांचा भी बदलना पड़ता है। अगर ढांचा सही नहीं है तो काम में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, फैसले लेने में देरी होगी और कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाएगी। इसके साथ ही अध्याय 9 में चार्ल्स फोमब्रन ने मानव संसाधन यानी एचआर के रणनीतिक प्रबंधन पर जोर दिया है। पहले के समय में एचआर का काम सिर्फ लोगों को नौकरी पर रखना, उनका वेतन बनाना और छुट्टियां गिनना होता था। लेकिन आज एचआर कंपनी की मुख्य रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सही लोगों को खोजना, उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करना और उन्हें कंपनी के साथ लंबे समय तक जोड़े रखना, यह सब आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आपके पास सही टैलेंट नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति बना लें, आप कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। और आज के इस ग्लोबल दौर में टैलेंट की वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सही टैलेंट को पहचानना और उसे अपनी कंपनी के विजन के साथ पूरी तरह से जोड़ना ही असली कला है। इसके अलावा आज के समय में कार्यस्थल पर डायवर्सिटी यानी विविधता का प्रबंधन भी बहुत जरूरी हो गया है।
रूजवेल्ट थॉमस जूनियर अध्याय 10 में समझाते हैं कि डायवर्सिटी का मतलब सिर्फ अलग अलग रंग, रूप, जाति या जेंडर के लोगों को काम पर रख लेना भर नहीं है। इसका असली मतलब है अलग अलग सोच, अनुभव और नजरिए का सच्चा सम्मान करना। जब एक टीम में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं तो वे किसी भी समस्या को अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। इससे टीम की क्रिएटिविटी बढ़ती है और ऐसे नए आइडिया सामने आते हैं जो शायद एक जैसी सोच वाले लोगों के समूह में कभी न आए। किताब में आर्ची बंकर का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है जो यह दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग अपनी पुरानी सोच के कारण विविधता के फायदों को देखने में पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। लेकिन इस विविधता को संभालना एक मैनेजर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। कई बार लोगों के बीच गलतफहमियां और सांस्कृतिक टकराव हो जाते हैं। एक अच्छे मैनेजर को एक ऐसा समावेशी माहौल बनाना होता है जहां हर कोई खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे और अपनी बात बेझिझक कह सके। बदलाव यानी चेंज मैनेजमेंट, जिसके बारे में टॉड जिक ने 11वें अध्याय में बताया है, वह आज की सबसे बड़ी और अनिवार्य जरूरत है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तकनीक हर दिन बदल रही है और ग्राहकों की पसंद भी बदल रही है। ऐसे में जो कंपनी या जो व्यक्ति बदलाव को नहीं अपनाएगा वह इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंसान की फितरत ही होती है कि वह किसी भी तरह के बदलाव से शुरुआत में डरता है और उसका विरोध करता है। जब भी आप कंपनी में कोई नया सिस्टम या नई तकनीक लाते हैं तो लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस विरोध को कैसे संभाला जाए? कैसे लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि यह बदलाव न केवल कंपनी के लिए बल्कि उनके अपने भविष्य के लिए भी अच्छा है? इसके लिए आपको बहुत धैर्य, सही योजना और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। आपको लोगों को बदलाव का असली कारण समझाना होगा, उन्हें इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करना होगा ताकि वे खुद को इसका हिस्सा मानें। और अंत में अध्याय 12 में रोसाबैथ मॉस कैंटर ने भविष्य के लीडर्स को एक सफल ग्लोबल मैनेजर बनने की बहुत ही कीमती सलाह दी है। आज के समय में कोई भी बिजनेस सिर्फ एक शहर या एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। इंटरनेट और वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। आपको यह समझना ही होगा कि अलग अलग देशों की संस्कृति क्या है, वहां के लोग कैसे काम करते हैं और वहां के बाजार की जरूरतें क्या हैं। ओलोफ लुंडबर्ग का उदाहरण हमें बताता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए सांस्कृतिक संवेदनशीलता और वैश्विक सोच की आवश्यकता होती है। एक सफल ग्लोबल लीडर वही है जो पूरी दुनिया की व्यापक सोच रखता हो लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों से जुड़कर काम करना भी अच्छी तरह जानता हो। दोस्तों, इस पूरी किताब का और हमारे आज के इस लंबे पॉडकास्ट का सार बस यही है कि मैनेजमेंट कोई बहुत मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। यह असल में लोगों को गहराई से समझने, उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने और एक साथ मिलकर एक सामान्य लक्ष्य की ओर बढ़ने की एक बेहद खूबसूरत कला है। आपको खुद की क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए और अपनी टीम पर भी पूरा विश्वास होना चाहिए। जब आप इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन और अपने काम में उतारते हैं तो आप सिर्फ एक आम मैनेजर नहीं रहते, बल्कि आप एक सच्चे, प्रभावशाली और प्रेरणादायक लीडर बन जाते हैं जिसे लोग खुशी खुशी फॉलो करना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड ने आपको मैनेजमेंट और लीडरशिप के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में बहुत मदद की होगी।
इन बातों पर गहराई से विचार करें, इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें और फिर खुद देखें कि कैसे आपका करियर, आपका बिजनेस और आपका पूरा नजरिया एक नई उड़ान भरता है। हमेशा याद रखें कि एक महान लीडर वह होता है जो कभी सीखना बंद नहीं करता। तो हमेशा नई चीजें सीखते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपने सभी सपनों को साकार करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने और हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाते रहें। नमस्कार।